फ्लो के लिए केसेस को डिस्कस किया था। तो ट्रांजिएंट के केस में आपके पास क्या होता है कि ट्रांजिएंट के केस में आपके पास वेरिएबल करली टी की रिस्पेक्ट से भी चेंज हो रहा होता है, यानी करली कैपिटल टी से मुराद है करली टेम्परेचर ओवर करली टाइम स्मॉल टी। इसकी चेंजेस को भी आप देखेंगे। इसमें हम सिर्फ एक सिस्टम को पढ़ेंगे जो लम्प्ड सिस्टम है। लम्प्ड सिस्टम होता क्या है कि लम्प्ड, आपने कभी लम्प्स देखे हैं? ये जिस तरह इनको कहते हैं ढेले वाले सिस्टम। मतलब ढेला कैसे कहते हैं, जैसे आपने नमक वगैरह के ढेले देखे हों, तो वो इनिशियली क्या होते हैं, बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं जिनको आप काट के क्या बनाते हैं, छोटी ढेलों में कन्वर्ट करते हैं, लम्प्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो लम्प्स आपके सिस्टम क्या कहलाते हैं, फिर उन लम्प्स को आप क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा लम्प सिस्टम का। ठीक है जी। लम्प सिस्टम एनालिसिस की अगर बात करें तो लम्प सिस्टम एनालिसिस की एग्जांपल आपको इस तरह से, अगर रोस्टेड बीफ है तो रोस्टेड बीफ में आपके पास क्या होता है कि रोस्टेड बीफ में जो उसकी टॉप होती है उसका टेम्परेचर और होता है आपके पास। अगर आप बीफ के एक मतलब रान एक रोस्ट करते हैं तो उस रोस्ट में क्या होगा कि आपकी जो टॉप सरफेस होती है उस रोस्ट की, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप इंटीरियर की तरफ जाते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर कॉपर की बॉल की बात करें तो कॉपर की एक बॉल हो, उस बॉल को आप क्या करेंगे, उस बॉल को अगर आप हीटअप करें तो उसके सारे सारे पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर एक जैसा होगा। उसकी रीज़न ये है कि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर और कॉपर में कंडक्शन जो है वो सबसे प्रॉपर होती है। इस वजह से आपके पास कॉपर के हर पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर आपको एक जैसा मिलेगा। Interior temperature of some bodies remain essentially uniform at all times during a heat transfer process. तो आपके पास कुछ ऐसी बॉडीज होंगी जिनमें आपके पास टेम्परेचर जो है वो हर पॉइंट के ऊपर आपके पास सेम रहेगा। और इस केस में इसमें क्या करेंगे, रोस्टेड बीफ के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन आपके पास कॉपर की जब आप बात करते हैं, जो प्योर कंडक्टर्स हैं जिनमें प्योर कंडक्शन का फिनोमेना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, उस केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है। और टाइम, अगर टाइम की वेरिएशन भी करें तो आपके पास वो चेंज उस तरह से नहीं आ रहा होता। आपके पास बहुत माइनर चेंज आ रहा होता है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। The temperature of such bodies can be taken to be a function of time only. तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप लोकेशन को खत्म कर देते हैं। लोकेशन यानी आपके पास एक्स वाई जी वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको आप खत्म कर देते हैं, बल्कि आप क्या लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसी कॉपर की बॉल को हीट अप करना शुरू करता हूँ और मैं हीट की एक कांस्टेंट क्वांटिटी देता हूँ, लाइक मैं 50 किलो जूल पर केजी इसको हीट देता हूँ, तो आप पहले 1 सेकंड के लिए इसका टेम्परेचर और होगा, फिर उसी को अगर मैं और 4 सेकंड हीटअप करता हूँ, यानी टोटल टाइम मैं बढ़ा देता हूँ, 5 सेकंड कर देता हूँ, तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो बॉडी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर इस केस में जो जो ये लंप केसेस होते हैं, लंप सिस्टम केसेस में आपके पास टेम्परेचर आपका डिपेंड कर रहा होता है आपकी टाइम के ऊपर। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपके पास टेम्परेचर की वेरिएशन आती जाएगी। लेकिन अगर आप पॉइंट्स की बात करेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर भी आप टच करेंगे वहां पे टेम्परेचर आपको सेम इंडिकेशन आ रही है। कॉपर के बॉल के केस की बात करें, heat transfer analysis that utilizes this idealization is known as, जो इस तरह की आइडियलाइजेशन को जहाँ पे हम काउंट कर रहे होते हैं उनको आप कहते हैं लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस। तो इन दो एग्जांपल में से आप किसको लम्प सिस्टम के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं? आप कॉपर की बॉल को लम्प सिस्टम के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर की बॉल में आपके पास पॉइंट वेरिएशन नहीं आ रही टेम्परेचर की, बल्कि आपके पास टाइम वेरिएशन आ रही है। तो टाइम वेरिएशन यानी टेम्परेचर वुड बी द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। टाइम का फंक्शन होगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आपके पास टेम्परेचर चेंज होगा। बट आप अगर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो राइट साइड पे स्क्रीन राइट साइड पे पॉइंट है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो तब भी 70 डिग्री आएगा। लेफ्ट साइड पे अगर क्लिक करते हैं तो तब भी 70 डिग्री आएगा। और अगर आप किसी और पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी आएगा। तो ये पोजीशन डिपेंडेंसी खत्म होगी इसकी, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो इसलिए आप इसको लंप सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको लंप सिस्टम ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पॉइंट वाइज आपके पास टेम्परेचर की वेरिएशंस आ रही हैं।
अब हम जब लम्प सिस्टम की बात करते हैं तो लम्प सिस्टम में हमारे पास हो गया क्या कि ये आपके पास एक सॉलिड बॉडी है जिसका मास है m और उसका वॉल्यूम है कैपिटल V। और जब आपके पास मास और वॉल्यूम नोन हो तो आप क्या वैल्यूएट कर सकते हैं? आप वैल्यूएट कर सकते हैं जी उसका डेंसिटी वैल्यूएट कर सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड योर डेंसिटी एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज बेसिकली Ti व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द हीट टू द सिस्टम। जब आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे तो उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर उसके पास कितना है जी Ti है। ये इनिशियल टेम्परेचर है इस बॉडी का। और इसका जो सरफेस एरिया है वो As है। इसके बाहर जो सराउंडिंग है सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास T इन्फिनिटी है। और H आपके पास क्या है जी? आपके पास कन्वेक्शन का कांस्टेंट है। अब आप हीट सप्लाई करना शुरू कर दें। जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू हो रही होगी। तो कन्वेक्शन के थ्रू जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है HA इंटू डेल्टा टी। HA आपके पास एरिया वुड बी द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी एंड डेल्टा टी वुड बी द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन योर सराउंडिंग कंडीशन एंड द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर हमारे पास वेरी करता जाएगा जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा। तो पिछली दफा हमने क्या देखा कि हम टाइम को इग्नोर करके स्टेडी स्टेट की कंडीशन ले रहे थे। जब आप ट्रांजिएंट की बात करें और ट्रांजिएंट में भी लम्प्ड सिस्टम की बात करें तो आपके पास टी वुड बी द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। आपके पास क्या हो जाएगा? कैपिटल टी टेम्परेचर वुड बी द फंक्शन ऑफ योर स्मॉल टी। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है जी। The geometry and parameter involved in lump system analysis can be written as, जो आपने अभी डिस्कस किया है उसको आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर इनटू द बॉडी ड्यूरिंग dt, टाइम इज योर dt। उसके दरमियान जो आपके पास हीट ट्रांसफर होती है बॉडी को वो क्या होता है? वो आपके पास होता है ये जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है HAS into T infinity, that is the ambient temperature, minus T, and T is here, T is variable। T आपके पास क्या है? वेरिएबल है जो कि चेंज होता जाएगा टाइम की रिस्पेक्ट से। और ये कन्वर्ट किस में होगा आपके पास? अब ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो असल में बॉडी के अंदर आपके पास वो हीट अब्जॉर्ब होती जा रही है। तो बॉडी की अपनी एक स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट होती जाएगी। वो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इस केस में? इस केस में वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? इसकी रीज़न ये होती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर आपको वॉल्यूम फिक्स करना पड़ता है, जबकि हमने इस जगह के ऊपर वॉल्यूम को फिक्स नहीं किया। आपका वॉल्यूम जो है वो वेरिएशन में आ रहा है, यानी वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर सकता है। अगर आप वॉल्यूम को फिक्स कर दें यानी dt आपके पास 0 हो जाए तो आपके यहाँ क्या आ जाएगी? mcv आ जाएगी। तो राइट साइड पे हमारे पास इस केस में क्या आएगा? इस केस में mcp dt आएगा, dt या डेल्टा टी। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं लगी, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं लगा तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने किया इसका एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस में हमने हीट ट्रांसफर को बैलेंस किया। हीट ट्रांसफर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया कन्वेक्शन के थ्रू जितनी हीट ट्रांसफर हो रही है और बॉडी के अंदर जितनी अब्जॉर्ब हो रही है। इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद m इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? m इज बेसिकली इक्वल टू रो v dt हो जाएगा, रो v dt। और dt इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? dt आपके पास होगा टेम्परेचर आपके पास जो आएगा वो वेरिएशन का टेम्परेचर आएगा, दैट इज T माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन को करें जी रीअरेंज और m की जगह पुट करें रो v। m की जगह रो v पुट करते हैं तो रो v cp आ जाएगा। और ये जो dt है इसकी जगह आप पुट करेंगे T माइनस टी इन्फिनिटी, तो T माइनस टी इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? HAS। और ये सारे का सारा पैरामीटर इसके डिवीजन में चला गया, HAS डिवाइडेड बाय रो ओवर रो v cp। और साथ dt ये जो वाला है ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे T इन्फिनिटी माइनस टी है, तो जब आप इसको T माइनस टी इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक माइनस क्रिएट हो जाता है जो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये आपने किया क्या है कि T इन्फिनिटी माइनस टी को ले गए राइट साइड पे और यहाँ पे mcp जो था इसको लेफ्ट साइड पे लेके आके आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब आपके पास इक्वेशन बनती है d
into t minus t infinity divided by t minus t infinity, that is equal to minus HAS over rho v Cp into dt. Integrating with t is equal to t infinity at time is equal to 0 and t is equal to t of t at टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी। आपका जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी आपको, वो इनिशियल कंडीशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन आपके पास थी कि जब आपका टेम्परेचर टाइम 0 होता है तो तब आपके पास टेम्परेचर जो होता है वो टी आई होता है। तो आपने वो एक इनिशियल कंडीशन पुट की। दूसरी कंडीशन आपने ये पुट की कि जैसे ही आपका टाइम टी है, यानी टी को वेरिएशन में ले आए, वेरिएबल ले आए, तो जब आपका स्मॉल टी टाइम बनता है तो तब आपके पास जो टेम्परेचर आता है दैट वुड बी द फंक्शन ऑफ टी। तो आपने इसको रिजॉल्व किया। किस तरह से आपने इंटीग्रेशन की? राइट साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये सारे का सारा फैक्टर बाहर आ जाएगा, डी टी कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास लिमिट्स आ रही थी, लिमिट्स आपके पास आ रही थी 0 से टी। राइट साइड पे आपके पास लिमिट्स आएंगी 0 से टी। टी कौन से वाला? स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे डी टी है। तो स्मॉल टी आपके पास लिमिट्स आ रही हैं 0 टू टी, 0 टू टी। तो राइट साइड पे आपके पास जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड जब आप कंडीशन पुट करते हैं, लोअर बाउंड्री पुट करते हैं, तो वो 0 हो जाता है फैक्टर। रिजल्टेंटली आपके पास सिर्फ ये एक फैक्टर बच जाता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस HAS ओवर रो वी CP, और साथ में आ जाएगा टी ऑफ टाइम। आपके पास लेफ्ट साइड पे जब आप करते हैं तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन जब आप परफॉर्म करते हैं और फर्दर इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद आप जब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएंगी? लेफ्ट साइड पे अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी टी ऑफ टी, और लोअर लिमिट आपके पास इंटीग्रेशन की आ जाएगी टी आई। तो जब आपने इसको रिजॉल्व किया तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ टी ऑफ टी माइनस टी इन्फिनिटी वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। डिवाइडेड बाय कैसे आया? दो नेचुरल लॉग्स अगर आपके पास माइनस हो रहे हो तो उनको आप कंबाइंड लॉग में लिखें, तो वो दोनों लॉग क्या हो जाते हैं? आपके पास डिवीजन में आ जाते हैं। तो ये वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, यानी ये 2 से 3 स्टेप्स आपके इकट्ठे किए गए हैं। पहले आपने इंटीग्रेट किया इस फैक्टर को, जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास 1/x, और dx अगर हो तो उसको आप नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस टी इन्फिनिटी लिखा, उसके अंदर आपने क्या की? ये दोनों कंडीशंस पुट की। आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस ये इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस थी, इसको आपने पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ टी इंटू टी माइनस टी इन्फिनिटी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी आई माइनस टी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब आप कंबाइन करेंगे उन दोनों लॉग्स को तो आपके पास वो क्या हो जाएंगे? डिवीजन में आ जाएंगे दोनों लॉग्स। तो टी ऑफ टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, ये आपको नोन होगा, ये आपके पास वेरिएबल नहीं होगा, ये आपके पास क्या होगा? टी टी आई आपको टेम्परेचर नोन होगा, टी इन्फिनिटी आपको टेम्परेचर नोन होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा जी एक कांस्टेंट। और सेम इसी तरह से अगर राइट साइड पे हम बात करें, तो राइट साइड की अगर बात करते हैं तो आपके पास आपने इसको क्या किया? फर्दर आपने जब इसका नेचुरल लॉग रिजॉल्व किया, तो नेचुरल लॉग जब हम रिजॉल्व करते हैं तो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है वो उसकी पावर में चला जाता है। पावर में इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय आपने माइनस बी टी लिखा, वेयर बी इज बेसिकली इक्वल टू HAS ओवर रो वी CP। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा लम्प सिस्टम का टेम्परेचर निकालने के लिए किसी भी एक प्रोवाइडेड टाइम के ऊपर। इसमें अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें। यहाँ पे हमने किया क्या है? ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे एंटी लॉग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। जैसे जैसे आप बी को वेरी करते जाएंगे तो आपके पास क्या होता जाएगा? इफ B3 इज इंक्रीजिंग तो आपके पास क्या होगा? ये आपके पास कर्व जो है इसकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? एक्सपोनेंशियल कर्व्स को अगर आप स्टडी करें तो आपके पास बी की वैल्यू जैसे जैसे एक्सपोनेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है तो माइनस आपको क्या इंडिकेट करता है? कि इसकी आपके पास जो आपका वेरिएशन आ रही है वो नेगेटिव वेरिएशन आ रही है। तो आपके पास क्या होगा कि जैसे जैसे आप एक्सपोनेंशियल सिस्टम में बी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो शार्पनेस ऑफ कर्व जो है वो चेंज होती जाएगी। सो B3 के केस में आपके पास सबसे शार्प कर्व होगी, B2 के केस में लेस शार्प कर्व होगी, और B1 के केस में आपके पास उससे भी लेस शार्प कर्व होगी। ठीक है। दिस इक्वेशन enable us to determine the temperature T of a body at
टाइम टी, इफ यू आर गिवन द टाइम दैट 10 सेकेंड आप वैल्यूएट कर सकते हैं टेम्परेचर, और अल्टरनेटिवली द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर टू रीच अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर वैल्यू। तो वो आपके पास टेम्परेचर की एक वैल्यू स्पेसिफाइड अगर हो तो आप टाइम उसका निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस लम्प सिस्टम को इतना हीटअप करने के लिए। The temperature of the body approaches the ambient temperature T infinity exponentially. ठीक है, the temperature of the body changes rapidly at the beginning, but rather slowly later on. A large value of P indicates that the body approaches the environment temperature in a short time. जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि आपके पास शार्पनेस बढ़ती जाती है तो आपके पास टाइम जो है वो कम होता जाता है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कहाँ तक रीच करने के लिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इस केस में अगर आप बर्नर लगाते हैं किसी बॉडी के नीचे, किसी बॉडी को हीटअप करना चाह रहे हैं तो आपने बर्नर उसके नीचे लगाया, जो बर्नर का टेम्परेचर है दैट इज बेसिकली इक्वल टू टी इन्फिनिटी। वो आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका वो कहलाएगा। The temperature of the lump system approaches the environment temperature as time gets larger। ठीक है। The rate of convection heat transfer between the body and its environment can be written as the equation for this is basically equal to Q dot is equal to H as T of T minus T infinity। ये भी हमने इक्वेशन डिस्कस की थी जब हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक। The total amount of heat transfer between the body and the surrounding medium over the time interval T is equal to 0 to T that can be written as mcp T of T minus T इनिशियल आपके पास जितना है वो बॉडी के केस में आ जाए। द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, मैक्सिमम आपके पास थर्मल डिफरेंस कितना आ रहा है वो आपके पास आ रहा है जो आपके पास एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है दैट इज बेसिकली टी इन्फिनिटी माइनस टी इनिशियल जो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो मैक्सिमम आपके पास ग्रेडियंट दे रहा होता है थर्मल ग्रेडियंट, तो वो उतना मैक्सिमम आपके पास क्यू में हीट मतलब सप्लाई हो सकती है उस बॉडी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग for lumped gases analysis. Heat transfer to or from a body reaches its maximum value when the body reaches the environment temperature. Criteria of lump system analysis की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अक्रॉस में सारी की सारी कन्वेक्शन हो रही होती है और अंदर आपके पास सॉलिड बॉडी में क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रही होती है। कन्वेक्शन में आपके पास दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, कन्वेक्शन का कांस्टेंट और आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो करेक्टरिस्टिक लेंथ की अगर बात करें एलसी उसको कहते हैं आप, और वॉल्यूम ओवर एरिया सरफेस एरिया कहलाती है। तो करेक्टरिस्टिक लेंथ अगर आपने निकालनी हो तो आप करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉडी को डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉडी के साथ। ठीक है जी। बायोट नंबर एक चीज़ इस पर यूज़ होती है, बायोट नंबर बेसिकली क्या कहलाता है, बायोट नंबर इज बेसिकली इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय क्रिटिकल लेंथ क्रिटिकलिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास डिफरेंट होती है हर मटेरियल की, तो आपके पास बायोट नंबर जो है वो भी डिफरेंट होता है। लम्प सिस्टम एनालिसिस एप्लीकेबल इफ बायोट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0.1, तो तब आप लम्प सिस्टम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके सरफेस एरिया के, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, बायोट नंबर 0.1 को अप्रोच करेगा या इससे ज़्यादा होगा। रोल नंबर